आप सभी का समर्पण द लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज़ के आज के वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी का है, जिसमें 25 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आप सभी से आग्रह है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें ताकि आप ज़्यादा लाभान्वित हो पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यह बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुई थी। बहुत बार प्रश्न आता है कि कहाँ आयोजित हुई थी, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, अर्थात कि पहली बैठक के दिन इनकी नियुक्ति की गई थी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति में 7 और सदस्य थे, मतलब कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिनका नाम मैं बता देता हूँ। एन गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, जो कि इनका डीपी खेतान का मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गए थे। उसके बाद टीटी कृष्णाचारी मतलब इसके सदस्य बने थे इनके जगह पर, और एन माधव राव, यह जो थे वह प्रारूप समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक हुई थी और उसी बैठक में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। देखिए, कन्फ्यूजन का कहीं कोई जगह नहीं है। दरअसल 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था, है ना। और लागू कब हुआ था, पारित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, है ना, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रश्न आता है कि आखिर 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों संविधान लागू करने में? तो हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। हम लोग आज़ादी के इतिहास पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, और उसी स्वाधीनता दिवस को ध्यान में रखते हुए यह बात की गई कि हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इंतज़ार किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन अध्यक्ष का हस्ताक्षर भी हो गए थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, जस्ट अभी इसका वर्णन भी आपके सामने मैंने किया। 7वां प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारत जो था वह गणतंत्र बना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान की आत्मा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार आ चुका है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रश्न 9वां, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, चुना गया।
और इसी दिन अंतिम बैठक भी हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और साथ ही साथ इसी दिन राष्ट्रपति भी अपना चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है ना? तो 6 है। मूल अधिकार कितने हैं अपने पास? 6 है। कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ये याद करने की आवश्यकता है ना? थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। पहले 7 थे, लेकिन फिर एक हटा दिया गया था। कौन सा अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? देखिए प्रश्न आ गया। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, है ना? कौन सा अधिकार अभी है? तो कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकार से, अर्थात भाग 3 से। मूल अधिकार का वर्णन किस में है? भाग 3 में है। तो भाग 3 से हटा करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है, जो कि कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकार के रक्षा कौन करते हैं? तो न्यायालय करते हैं, अर्थात कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, है ना? दोनों जो हैं वह मूल अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है ना? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले मूल अधिकार में शामिल नहीं था। पहले मूल अधिकार में यह शामिल नहीं था। 86वां संविधान संशोधन, है ना? 86 संविधान संशोधन हुए थे, जो कि 2002 में हुए थे। उस समय इसको मूल अधिकार का दर्जा मिला। हालांकि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, है ना? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। हालांकि 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। अगला है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें निहित है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? तो ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है। देखिए, संविधान संशोधन 73 और 74, 73 और 74 जो कि 1992 ईस्वी में हुए थे, है ना? वो मतलब
ग्राम पंचायत और नगर पालिका की व्यवस्था संशोधन 73 और संशोधन 74 1992 के आधार पर किया गया है, जो कि भाग 9 और 9 का क, भाग 9 और 9 के क में इसका वर्णन किया गया है। अगला है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान से ली गई थी? कहाँ के संविधान से मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई थी? तो रूस के संविधान से। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से प्रेरणा ली गई थी। और अगर मूल अधिकार हम लोग जो पढ़े, मूल अधिकार कहाँ से? ब्रिटेन। अधिकार की बात आएगा तो ब्रिटेन। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और मूल कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। ठीक है ना। आरंभ में इसका उल्लेख नहीं था, कर्तव्यों का उल्लेख आरंभ में नहीं था, हालांकि बाद में इसका उल्लेख किया गया है। और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 1976 में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। और साथ ही यह जो है वह 1976 में जोड़ा गया था भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 क। भाग 4 के क आएगा प्रश्न कि मूल कर्तव्य किसमें है? तो भाग 4 के क अनुच्छेद 51 क। ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? तो 11 है। इसकी संख्या कितनी है? तो 11 है। और यहाँ कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? अभी जस्ट इसका बात किए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 53 है ना, अनुच्छेद 53 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, यह अधिकार राष्ट्रपति को देता है। इसके तहत ही शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति अनुच्छेद 53 के आधार पर निर्धारित की गई है। और 77 अनुच्छेद 77 और 78 के अनुसार, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ बात बता दूं आपको ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। 53 जो है अनुच्छेद 77 जो है उसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि जो भी सरकार के समस्त जो कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। हम लोग 19वां प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। 19वां प्रश्न है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 53वां अनुच्छेद के तहत दिया गया है। और इसी से जुड़ा हुआ है कि अनुच्छेद 77 के अनुसार सरकार के समस्त कार्यपालिका के जो काम होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और अनुच्छेद 78 जो है वह यह कहता है कि प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति को यह हर एक चीज़ों की जानकारी देगा कि अर्थात किया जा रहा है, मतलब कि उसकी सूचना उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 20वां है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। और यह अनुच्छेद 54 के आधार पर होता है। संविधान के अनुच्छेद कितने आधार पर? 54 के आधार पर यह होता है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह अनुच्छेद 54 के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और यह अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन किया गया है। मैं अनुच्छेद ही बताते चल रहा हूँ ताकि आपको इस प्रश्न के साथ साथ इसके संबंधित प्रश्न का भी ज्ञान हो जाए और एग्जाम में आए तो आप गलती करके नहीं आए, आप सही करके आए। तो
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसका वर्णन 56 में है, 56 में है। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र रिजिग्नेशन किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, तीनों प्रणाली अपनाई जाती है। तीनों प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तीनों प्रणाली अपनाई जाती है और इसका जिक्र अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के विधि का वर्णन किया गया है। अगला है 23वां प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वह निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। और दरअसल हुआ क्या था कि 1969 में 1969 में यह खड़े हुए थे, लेकिन उस समय हार गए थे, उसमें यह पराजित हो गए थे। लेकिन 1982 में 1982 ईस्वी में यह निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति। तो कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस संसद सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है ना? किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? निश्चित तौर पे भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। और यह जो है अधिकार उन्हें अनुच्छेद 52 के 2 के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 52 के 2 के द्वारा इन्हें यह अधिकार दिया गया है कि यह भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी हैं। और महाभियोग की जो बात किया गया प्रश्न 24 में, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है और संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग। ठीक है। और जो सेनापति की बात है, सर्वोच्च सेनापति की, वह अनुच्छेद 52 के 2 के तहत है। अनुच्छेद 52 के 2। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जो होते हैं वह इसका मतलब तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो और ज्ञानवर्धक हो, आपके लिए कारगर हो, तो निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिए। दोस्तों के साथ उसे ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके और हमें भी हमारे मेहनत का फल मिल सके। किसी प्रकार कोई दिक्कत रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, या कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह वीडियो आप तक पहुंचाऊं। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।